valency of an element. वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की कोई ना कोई वैलेंसी होती है। अब हमें पता है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कोई ना कोई जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि वैलेंसी जो है ये बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे ये मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हमने जो है पढ़ना क्या क्या है। हमने 5 टॉपिक पढ़ने हैं वैलेंसी वाले टॉपिक में। हमने जो ना 5 बेसिक पॉइंट पढ़ने हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ना है वैलेंसी, ठीक है। एंड द सेकंड वन हमने पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा तो फिर जाके हमें वैलेंसी की सही समझ आएगी। उसके बाद हमने डिस्कस करना है जी कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो किस तरह बनते हैं। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड बनाता है। अब वो कंपाउंड कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। और 4 पॉइंट हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है जी नंबर 5 पे रेडिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। रेडिकल्स का एक छोटा सा पॉइंट है इसके दरमियान, वो हमने पढ़ना है। और लास्ट पे हमने पढ़ना है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, तो ये 6 पॉइंट जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं हमारे इस टॉपिक में। तो फर्स्ट वन होगा हमारे पास वैलेंसी, सेकंड होगा पीरियोडिक टेबल, थर्ड होगा हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड, उसके बाद होगा हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, फिर रेडिकल्स की थोड़ी सी डेफिनेशंस है, उसके बाद लास्ट पे है जी हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी वैलेंसी से, कि वैलेंसी जो है बेसिकली है क्या। वैलेंसी है जी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन element with an other element is known as वैलेंसी। अब ये जो वैलेंसी है ये डिपेंड करती है किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास ये डिपेंड करती है किसके ऊपर जी, डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन present in the outermost shell of an atom। किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे डिपेंड करती है जी वैलेंसी, ठीक है। द फर्स्ट वन क्या था, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट की किसी दूसरी एलिमेंट के साथ मिलने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वैलेंसी। लेकिन ये जो सलाहियत है ये कितनी होती है, ये डिपेंड करती है किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अभी यहाँ पे शेल वर्ड जो है ये आपके लिए न्यू है कि शेल होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर। सपोज करें ये हमारे पास एक एटम है। अब ये जो एटम है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, क्या है जी, न्यूक्लियस में होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मैं E- से शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। यानी वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, शेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक शेल है, इसी तरह हमारे पास एक ये शेल है, ठीक है।
तो ये थे हमारे पास शेल, यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, शेल्स। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा? सपोज करें हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर सिर्फ 2 शेल हैं। अब यहाँ पे इसका लास्ट वाला शेल कौन सा होगा जी? ये वाला। तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 1 2 3 4। यानी वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यहाँ पे इस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? 4। इट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, वो ये हो सकती है जी, बहुत इजी डेफिनेशन है जी। द नंबर ऑफ बॉन्ड an atom can form is called its valency। यानी कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी। अगर ये एटम है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ से डेफिनेशन निकली है द नंबर ऑफ बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म, यानी कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वही उसकी क्या होगी जी? वैलेंसी। अब ये बॉन्ड जो है बनता कैसे है? ठीक है, इसका भी तरीकाकार देख लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड जो है ये बनता कैसे है? बॉन्ड जो है 3 तरीकों से बनता है। फर्स्ट वन है जी बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन है जी बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द लास्ट वन है जी बाय शेयरिंग। ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। अब यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल में जाके देखना है कि कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड बनाते हैं और कौन से एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके जो है बॉन्ड बनाते हैं, और कौन से हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये था थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा था पीरियोडिक टेबल। जब तक हमें पीरियोडिक टेबल की समझ नहीं आएगी हमें वैलेंसी की समझ नहीं आएगी। वैलेंसी की समझ तब नहीं आएगी जब तक हमें जो है पीरियोडिक टेबल की समझ नहीं आएगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो हमें बताएगा कौन सा एलिमेंट जो है किस तरह बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे सपोज कर लें जी हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं टोटल। 1 ग्रुप है जी, ग्रुप 2 है, ग्रुप हमारे पास 3 है, इसी तरह हमारे पास ग्रुप 4 है, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7, ग्रुप 8। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे से स्किप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टोटल 8 ग्रुप्स। इसी तरह हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, वो अपने माइंड में रखना है। ग्रुप नंबर जो है वो हमेशा हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, ग्रुप नंबर हमें बताता है, ग्रुप जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो हम इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था ना कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन वही बॉन्ड बनाएंगे, यानी जितने बॉन्ड बनेंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। इसीलिए हमने कह दिया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आखिरी शेल्स में पाए जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ तो आप कह लें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन present in outermost shell of an atom,
यहाँ आप ऐसे कह लेंगे किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, यहाँ जस्ट सिंपली आप कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक बात माइंड में रख लेनी है, हमारे पास ग्रुप कितने हैं जी 8। हर ग्रुप बताएगा हमें कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी ग्रुप नंबर हमें बताता है कि हर ग्रुप का जो नंबर है उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप नंबर के लिहाज से उस एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लगता है आपको समझ नहीं आई। सपोज करें हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, तो इस फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। यानी जितने भी इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये ग्रुप नंबर हमें बताएगा कि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ग्रुप का नंबर ही एक है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्रुप का नंबर क्या है जी 2। इट मीन उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। बार बार बता रहा हूं कि ग्रुप नंबर हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है जी? किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और ग्रुप नंबर हमें बताता है इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप नंबर अगर 3 है तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आखिरी शेल में मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 3। क्यों? क्योंकि ग्रुप का नंबर है 3। इसी तरह हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप नंबर हमें बताएगा कि मेरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी अगर ग्रुप नंबर 4 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी? 4। ठीक है, इसी तरह ग्रुप नंबर 5 है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 5। इसी तरह ग्रुप 6 है तो 6 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 6। इसी तरह 7 है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 8 जो है हम इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसके 8 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे जो है 2 टर्म्स यूज होती हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। ठीक है, एटम जो है वो स्टेबल होता है 2 तरीकों के साथ। फर्स्ट वन हमारे पास है जी डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब है जी किसी भी एटम का अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल कर लेना क्या कहलाता है जी? डुप्लेट रूल्स। नेक्स्ट है जी ऑक्टेट। डुप्लेट जो है वो निकला है 2 से, ऑक्टेट जो है वो निकला है ऑक्टा से जिसका मतलब है 8। यानी किसी भी एटम का अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल कर लेना। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल कर लेना क्या कहलाता है? ऑक्टेट। और ये सिर्फ 2 ही तरीके हैं जिसमें एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो सकता है। अब यहाँ पे जो है फिर अपन मूव करते हैं अपने प्रीवियस टॉप की तरफ। यहाँ पे ग्रुप नंबर हमें बताता है किसके बारे में जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब यहाँ पे ये चीज़ें रिलेट कैसे करती हैं वैलेंसी के साथ, अब देख लेते हैं। अगर ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी जी? 1। मैंने पहले बात बताई थी एटम का स्ट्रक्चर बनाकर कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन ये बात ट्रू है जी ग्रुप नंबर 3 तक, वो हम बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे अगर तो ये ग्रुप नंबर 1 है, इसके आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर के लिहाज से होंगे। कितने होंगे जी? 1 होगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 1। तो अगर ग्रुप नंबर 2 में मूव करें तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 2। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए या तो डुप्लेट रूल करता है या ऑक्टेट। अब यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 जो है ये अपना जो है डुप्लेट रूल जो है या ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज़ कर देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है जी? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कैसे आता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, सोडियम का ले लें, ये हमारे पास सोडियम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जी? 11। ठीक है,
यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले पे। टोटल कितने हो गए 11, 2 और 8 10 और 1 11। अब कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपना ऑक्टेट और डिप्लेट रूल कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं सोडियम के? 1। इट मीन्स ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, 7 लेके भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है ना। 1 है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने की ज़रूरत है? 7। 7 लेगा तो कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन 7 लेना इसके बस की बात नहीं है। अब ये क्या करता है, अपना आखिरी शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिमूव कर देता है, और रिमूव करने से इसके जो नीचे वाला शेल है उसमें ऑटोमेटिकली जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, और इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे एक और बात है, 2 पॉइंट आपको बताने लगा हूँ कि हमें किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ पे अगर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 11। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 11। लेकिन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पीछे कितने रह गए जी? 10, ठीक है, पीछे रह गए 10। इट मीन्स प्रोटॉन जो है वो 11 के 11 ही हैं। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना है? 1 ज़्यादा है, तो पॉजिटिव जो है वो इसके ऊपर डोमिनेंट आ जाता है। इस वजह से एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +2 की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। ये +1 की फॉर्म में आ जाता है, ये +2 की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो इसके बस की बात नहीं है 5 लेके 8 पूरे करना, ठीक है। तो ये क्या करता है? 3 को रिलीज़ करने को तरजीह देता है। जब 3 जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है जी? +3। इसलिए ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 3 तक इन 3 ग्रुप्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं, जो कि बिलतरतीब +1 +2 और +3 होती है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 5 6 और 7 की बात करें तो इनके आखिरी शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 5 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कभी भी 5 रिलीज़ करके अपने 8 कंप्लीट नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं? इनके लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जो है वो आसान होता है, ना कि 5 को रिलीज़ करना। तो ये क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -3 की वैलेंसी शो करते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -3। इस तरह इसके आखिरी शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 6 को रिलीज़ तो नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके ये -2 वैलेंसी शो करते हैं। इसी तरह ग्रुप 7 के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल बात है। हाँ, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाती है जी? -1। इस प्रोसेस की वजह से इन 3 ग्रुप्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन सी वैलेंसी शो करते हैं जी? नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं। अब यहाँ पे रह गया जी एक ग्रुप अकेला 4, ठीक है बेचारा, ये बहुत। अब यहाँ पे इस ग्रुप ने हमें क्या बताना है? अगर ये ग्रुप 4 है तो इट मीन्स इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होगी जी? 4। अब 4 वाली जितनी भी वैलेंसी हैं ना तो वो लूज़ कर सकते हैं 4 के 4, उनके लिए बहुत मुश्किल बात है, ना ही वो 4 ले सकते हैं। क्यों? यहाँ पे रीज़न है क्योंकि अगर तो ये 4 रिलीज़ कर दें, पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट मौजूद नहीं है जो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना इनके बस की बात नहीं है। इसी तरह ना ही पीरियोडिक टेबल में मौजूद कोई ऐसा एलिमेंट है जो 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है, इसीलिए ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो ये तरजीह देते हैं बाय
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। मैंने 3 तरीकाकार पहले बताए थे कि कोई भी एटम है वो स्टेबल होने के लिए 2 रूल्स को फॉलो करता है। अब ये 2 रूल्स को फॉलो करने के लिए 3 तरीकाकार जो है वो आजमाता है। कौन सा जी? फर्स्ट वन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट वन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये पहले 3 ग्रुप जो है वो पहली तकनीक यूज़ कर रहे हैं, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज करके पॉजिटिव चार्ज हमें पॉजिटिव वैलेंसी दे रहे हैं। इस तरह ये लास्ट वाले ग्रुप जो हैं बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हमें नेगेटिव वैलेंसी दे रहे हैं। और एक वाहद ग्रुप है, ग्रुप नंबर 4, जो हमें बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाकर देता है, जो ना लूज करता है ना गेन करता है, बाय शेयरिंग के साथ वो बॉन्ड बना देता है। ठीक है, इसी तरह जो है ये हमारा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में था। हमेशा बात याद रखनी है जी, ग्रुप नंबर हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो कि है जी किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अब कैसे बनता है, मैं इनको रिमूव नहीं करूँगा। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें कोवलेंट कंपाउंड बनता कैसे। अब कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमेशा बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है। और वो शेयरिंग होती कैसे है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि 2 एटम जो है अगर वो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग ऐसी शेयरिंग होती है जो मसावी होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक बंदा दे रहा है, दूसरा उसे ले रहा है। यहाँ पे हमारे पास अगर पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हमारे पास क्या है जी? क्लोरीन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है जी ऑक्सीजन है, इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है और इसी तरह हमारे पास कार्बन है। जब भी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसे डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के पास आता है, उसे कहता है कि मैंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसी टाइम हाइड्रोजन कहता है मैंने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, ठीक है। यानी दोनों के दरमियान जो है वो शेयरिंग होती है, मसावियाना शेयरिंग, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग जिसे हम कहते हैं। तो इस बुनियाद पे दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जो कि कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर ये भी हाइड्रोजन के पास आता है और हाइड्रोजन की भी 1 को ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसे अपना बॉन्ड दे देता है, ये हाइड्रोजन जो इसके साथ शेयर कर लेता है, इस तरह इसके साथ शेयर कर लेता है, ये इसके साथ शेयर कर लेता है और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं जी? कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 रिलीज़ करना जो है इसके बस की बात नहीं है, 3 गेन कर सकता है। फिर क्या करता है कि ये हाइड्रोजन के पास आता है, इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। तो ये शेयरिंग करके जो है अपना जो है वो स्टेबल हो जाता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन भी हाइड्रोजन के पास आता है और उसके साथ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये 4 के 4 एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम कह देते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड। अगर मैं इनको सिंपल वे में लिखूं तो इसको हम HCl लिख सकते हैं, इसको H2O लिख सकते हैं, इसको NH3 लिख सकते हैं और इसे CH
4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल वे में हम इसे लिखते हैं। तो ये था हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बनता है। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान होते हैं। अब देखें ना, इन्हें एक रिलीज़ करना होता है, ग्रुप 2 को 2 रिलीज़ करने होते हैं, ग्रुप 3 को 3 रिलीज़ करने होते हैं। इसी तरह ग्रुप 5 को 3 एक्सेप्ट करने होते हैं, ग्रुप 2 को 2 एक्सेप्ट करने होते हैं, ग्रुप 7 को 1 एक्सेप्ट करना होता है। तो ये जो है ग्रुप 5 ग्रुप 3 के साथ मिल जाता है क्योंकि इसने 3 रिलीज़ करने हैं, इसने 3 एक्सेप्ट करने हैं। ग्रुप 6 ग्रुप 2 के साथ मिल जाता है क्योंकि इसने 2 रिलीज़ करने हैं, इसने 2 लेने हैं। इसी तरह ग्रुप 7 जो है ग्रुप 1 के साथ मिल जाता है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है और इसने 1 एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाना है। तो ऐसा बॉन्ड जो बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बने तो उसे हम क्या देते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सोडियम है जो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसी तरह मैग्नीशियम है जो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, और इसी तरह हमारे पास एल्युमिनियम है जो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। अब ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो ये क्या करेगा, ग्रुप 7 के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में हमारे पास है जी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब इस कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसने रिलीज़ कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कर देते हैं, आयोनिक कंपाउंड। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, इस तरह हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी 7। फिर क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक इस क्लोरीन को दे देता है, एक इस क्लोरीन को देता है, और बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे क्लोरीन और मैग्नीशियम के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड को हम क्या देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कर देते हैं, आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसी तरह एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। अगर तो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी 3। तो यहाँ पे एल्युमिनियम है। ठीक है, मैं सिंपल क्लोरीन ही ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एल्युमिनियम जो है ये भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। यहाँ पे भी ले लो 7 इलेक्ट्रॉन, नीचे क्लोरीन ले लो 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, अगर ये ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। अब ये 3 के 3 क्या करता है, रिलीज़ करता है, और हमारे पास कितनी क्लोरीन्स हैं 3। अगर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो 3 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी 3। इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन पे अपना इसे दे देगा, एक अपना इसे दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे देगा, और इस बुनियाद पे ये बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ बन जाएगा, ये बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ बन जाएगा, और ये बॉन्ड जो है इस क्लोरीन के साथ बन जाएगा। तो इस तरह जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हम इनको सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं, NaCl को हम लिख सकते हैं NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड को हम लिख सकते हैं MgCl2। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन है इसलिए हमने Cl2 लिख दिया। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड को लिख सकते हैं 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे आ जाएगा 3
Cl3। तो ये था सिंपलेस्ट वे इनको लिखने का। तो ये था हमारे पास अयोनिक कंपाउंड। अयोनिक कंपाउंड हमेशा बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे। तो ये जो है थोड़ा सा आपने रिमेंबर करना है। उसके बाद हमारे पास छोटा सा टॉपिक है जी रेडिकल्स का, डेफिनेशन है जी थोड़ी सी, वो हम देख लेते हैं कि रेडिकल जो है वो बेसिकली होते क्या। रेडिकल्स जो हैं, रेडिकल्स जो हैं अ ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी एनी चार्ज। ठीक है जी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी एनी चार्ज। एनी चार्ज मीन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी दी हुई है, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। वहाँ पे कुछ रेडिकल्स भी हैं, जैसे हमारे पास NH4 है, अमोनियम है, इसे हम अमोनियम कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास H3O+ है, इसे हम हाइड्रोनियम कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है जी OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हम इसे कहते हैं, हाइड्रोक्साइड भी हम कह देते हैं इसे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास CN है, इसे हम सायानाइड कहते हैं जी, साइनाइड्स। इसी तरह हमारे पास है जी HSO4- बाई सल्फेट। इसी तरह हमारे पास है जी HCO3, इसे हम कह देते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। तो ये थे हमारे पास कुछ रेडिकल्स, बहुत सारे हैं। फास्फेट है जी, बहुत सारे हमारे पास रेडिकल हैं। नेक्स्ट जो पेज पे टेबल दिया हुआ है आप देख लें उसे डिटेल में। तो रेडिकल क्या है जी, अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी एनी चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने रेडिकल्स की। अब देखें ये कुछ रेडिकल्स हैं, कुछ में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए यहाँ से डेफिनेशन बनी है कि ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटमों का ऐसा ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप को जो चार्ज रखते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, रेडिकल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है जी, वो हम देख लेते हैं। वेरिएबल वैलेंसी लास्ट वाला टॉपिक है जी हमारा। वेरिएबल वैलेंसी, वैलेंसी वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होती है। ठीक है, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है। ठीक है, इस तरह जो है यानी वैलेंसी में जो चेंज आता है। एक ही बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 2 है या 2 से ज़्यादा है, 1 है या 1 से ज़्यादा है। नेक्स्ट जो टेबल बना है उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी जो है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यहाँ पे जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन की। आयरन जो है उसका सिंबल जो है Fe। हमने रूल्स पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि ऐसे एलिमेंट जिनको 2 सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है उनका पहला सिंबल बड़ा लिखा जाता है और दूसरा छोटा। यहाँ पे आयरन जो है इसको हम कह देते हैं फेरम। फेरम। अब हमारे पास 2 कंपाउंड, फर्स्ट वन है जी हमारे पास फेरस सल्फेट। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला है जी FeSO4। इस तरह हमारे पास दूसरा कंपाउंड है फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 × 3। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं
क्योंकि ये वाले नेम जो हैं ये होते हैं या जर्मन होते हैं या यूनानी होते हैं, ठीक है, या लैतिन होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वैलेंसी जो है वेरी करती है। अब यहाँ पे आयरन की जो है वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक रूल्स है, अगर इनके नेम के आगे OUS आ जाए, ठीक है, जैसे फेरस लिखा हुआ है ना ऐसे ये वाला, अगर किसी भी एलिमेंट के नेम के आगे फेरस आ जाए यानी OUS आ जाए, लास्ट पे OUS आ जाए, तो ये इंडिकेट करता है किसको जी, लेस वैलेंसी को, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट पे IC आ जाए, ठीक है, जैसे फेरम था ना नेम इसका, फेरम UM लिखा हुआ है, तो UM हटा के क्या कर दिया जी, IC लगा दिया। अगर तो लास्ट पे IC आ जाए, जैसे फेरिक बन गया है, तो ये करता है मोर वैलेंसी को शो। ये 2 बातें आपने हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे आपके सिलेबस में जस्ट एग्जांपल दी है फेरम की, लेकिन आपने माइंड में रख लेना है कि कभी भी किसी भी एलिमेंट के आगे UOS आ जाए, जैसे फेरम था, फेरस हो गया, तो ये इंडिकेट करता है इसकी वैलेंसी कम की वैलेंसी को, क्योंकि 2 है ना और 3 हो सकती है, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना आयरन में, 2 हो सकती है, ये 3, तो कम कौन सी हुई, 2। अगर तो OUS लग गया लास्ट पे, तो इट मीन्स की वैलेंसी कितनी है, 2। अगर फेरम की जगह UM की जगह IC लग गया, इट मीन्स की मोर वैलेंसी है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है 3, इट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी जी, 3। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी कितनी है, 2, क्यों, यहाँ पे OUS लगा हुआ है। फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे IC लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि है क्या, ठीक है। यहाँ पे SO4 है, तो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया है, डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया है, डबल बॉन्ड इसके साथ, डबल बॉन्ड इसके साथ, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाया है, एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ। यहाँ पे जो आयरन है OUS लगा है, इट मीन्स वैलेंसी इसकी कितनी है, 2। तो एक ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, ये भी 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसने एक बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए जो है एक इसके साथ बना लेता है और एक इसके साथ बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये वाला स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला 3 जो है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, S3 हो गया, यहाँ पे 3 4 बार 12, तो यहाँ पे ये 4 के साथ ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं कैसे, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, इस तरह ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक सल्फर था, दूसरा सल्फर आया, दूसरे का भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा सल्फर है जी, तीसरे सल्फर का भी स्ट्रक्चर इसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने थे जी, 3 4 बार 12, ऑक्सीजन कितने 4 4 8 4 12, कंप्लीट है। उसके बाद सल्फर कितने थे, 3 एक बार 3, सल्फर कितने जी 1 2 3, पीछे बच गया जी आयरन हमारे पास कितने हैं जी 2। अभी यहाँ पे IC लगा है, इट मीन्स आयरन जो है वैलेंसी कितनी शो करेगा, 3, तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, बेसिकली ये बनाता 2 है, तो ये एक बना लेगा इसके साथ। इसी तरह इस ऑक्सीजन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, तो ये बनाता 2 है, ये इसके साथ बना लेगा। इसी तरह यहाँ पे है कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो दूसरा वो बना लेगा इसके साथ, ठीक है। 3 जो है बॉन्ड बना रही है किसके साथ, आयरन के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे IC लगा हुआ है। फेरिक सल्फेट में आयरन वैलेंसी कितनी शो कर रहा है, 3, यहाँ पे आयरन 2 है, इट मीन्स एक ने 3 बॉन्ड बना लिए, इसी तरह दूसरा जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो ये था इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जस्ट जो है बात याद रखने वाली वो यही है कि जब भी किसी भी एलिमेंट के नेम के लास्ट पे OUS लग जाए, वो वैलेंसी शो करेगा लेस, यानी कम वैलेंसी को शो करेगा। इसी तरह अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट पे IC लग जाए, वो उसकी वैलेंसी को ज़्यादा को ज़ाहिर करेगा। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वैलेंसी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है।
तो ये था थोड़ा सा वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड्स के बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।